आज का जो टॉपिक है बेटा क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और टॉपिक का नाम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑर्बिट मतलब शेल को ही बोलते हैं, और ऑर्बिटल क्या होता है, कुछ ये नया इंट्रोड्यूस होकर आया था। सो दोनों का डिफरेंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको आगे के कंसेप्ट समझने हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या काम करना है, ऑर्बिट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ऑर्बिट क्या है बेटा, ऑर्बिट बहुत ही सिंपल जिसे कहते हैं एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जहां आपका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है। पढ़ा होगा ना आपने, क्लास 9th में पढ़ के आए हैं आप, 9 से 11th में भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि ऑर्बिट कुछ नहीं है। ऑर्बिट क्या है, सिंपल एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। वहीं अगर ऑर्बिटल की मैं आपसे बात करूं तो ऑर्बिटल क्या है आपका, ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड का वो एक पर्टिकुलर स्पेस, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, यही माइनर डिफरेंस है। न्यूक्लियस के अराउंड का आपका वो पर्टिकुलर स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के बेटा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम हो या अप टू 90%। कि सर क्या मतलब है, देखो मतलब ये है कि एटम में हर जगह पे इलेक्ट्रॉन तो पाया नहीं जाएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक वेव था। वेव अगर ट्रेवल कर रही है तो थोड़े ना सब जगह मिलेगी, तो उसी तरीके से ऑर्बिटल क्या है, एक स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम का मतलब 90%। और ऑर्बिट क्या है, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर बात है जहां पर इलेक्ट्रॉन आपका कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता ही रहेगा। मैं बहुत माइनर डिफरेंस पकड़ता हूं। सबसे पहले बेटा ऑर्बिट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ऑर्बिट को किससे डिनोट करते हैं, आपकी के शेल हो गई, एल शेल हो गई, एम हो गया, एन हो गया, अप टू सो ऑन, ठीक है। मतलब ये है कि अगर n इक्वल टू 1 कह दिया, फर्स्ट शेल है तो के शेल है, देन सेकंड है तो एल हो गया, थर्ड है तो एम हो गया, फोर्थ है तो एन हो गया। ऑर्बिटल की अगर मैं आपसे बात करूं, ऑर्बिटल क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, सिंपल एस से, पी से, डी से और एफ से, जी से या फिर एच से डिनोट करते हैं, ठीक। यहां KLMN का कॉन्सेप्ट क्यों आया कि सेल का जो स्टार्टिंग करा वो KLMN से ही क्यों किया, तो उसका रीजन क्या है, उसका बार्कले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने क्या काम करा था, एक एटम लिया, उस एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट कराई किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और बम्बार्डमेंट कराने के बाद में उसमें से निकली थी एक्सरेज। क्या निकली थी, एक्सरेज निकली थी। अब एक्सरेज निकलने के बाद में जिस एक्सरे का एनर्जी लेवल हाई था, एक्सरे का एनर्जी लेवल जिसका हाई था उसको नाम दिया के शेल, जिसका कम था उसको क्या नाम दिया, एल शेल उसको नाम दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे आपका कह सकते हैं कि ये KLMN लिया था, ठीक है। बाकी हमें इतना कुछ नहीं देखना, फिलहाल देखना है कि ऑर्बिट में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, के से, एल से, एम से, एन से। ऑर्बिटल में एस, पी, डी, एफ, जी, एच इस तरीके से होगा। नंबर 2 में अगर आपसे बात करता हूं तो यहां जो ऑर्बिट में मोशन होता है वो होता है 2D मोशन। कैसा होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। और यहां अगर ऑर्बिटल में मैं आपसे बात करूं तो ये कैसा मोशन होता है बेटा, एक 3D मोशन होता है, ठीक। उसके अलावा यहां अगर मैं बात करता हूं आपके ऑर्बिट की तो ये आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें। और यहां अगर बात करी जाए तो यहां पर एस ऑर्बिटल को छोड़ के, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, सभी के डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इनके अकॉर्डिंग, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद में ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, 2n² के अकॉर्डिंग। किस 2n² के अकॉर्डिंग कैसे होगी भाई, सपोज करो आपका शेल नंबर 1 है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 2 है तो वहां आप कितना फिल करोगे, 8 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 3 है तो वहां आप कितना फिल करोगे, 18 इलेक्ट्रॉन। और अगर सपोज करो n इक्वल टू 4 है तो वहां आप कितना फिल करोगे, 32 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ठीक। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं ऑर्बिटल की तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हो गया। सेल्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं, सेल जो इंक्रीज करेगा हमेशा इंक्रीज करेगा बाय नंबर, जैसे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। और जो ऑर्बिटल आपका इंक्रीज होते हैं वो इंक्रीज होते हैं विद द हेल्प ऑफ n², है ना। कैसे इंक्रीज होंगे ये देखना जरा, कैसे इंक्रीज होंगे ये देखिए जरा ध्यान से। भाई सपोज करो ऑर्बिट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऑर्बिट में जो नंबर बढ़ रहा है लगातार वो कैसे बढ़ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और ऑर्बिटल्स कैसे बढ़ते हैं, n² की हेल्प से। कैसे बढ़ते हैं आइए देखते हैं जरा। जैसे बेटा मैं सपोज करो मैं ऑर्बिट की बात कर रहा हूं,
मेरा फर्स्ट शेल है, मैंने ऐसे लिख लिया फर्स्ट सिंपल, तो मेरे ऑर्बिटल्स कितने होंगे? अगर फर्स्ट शेल है ऑर्बिटल्स निकालने कितने होंगे? 1 का स्क्वायर कर दो, कितने आ गए? 1 आएंगे। सेकंड ऑर्बिट है, दूसरा शेल है, तो ऑर्बिटल्स निकालने तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, कितने हो गए? 4 हो गए। 4 कैसे हो गए वो समझो जरा, दूसरे शेल में 4 कैसे हो गए? 4 ऑर्बिटल समझना ध्यान से जरा। जो दूसरी शेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे कैसे होंगे? दूसरी शेल में मेरे 2 ऑर्बिटल्स आए, एक आया 2s, एक कौन सा आया? 2p आया। अब 2s में तो एक ऑर्बिटल होता है और 2p में कितने होते हैं? 3, 1 2 3, तो 1 2 3 और 1 4, दैट्स वाई 4 ऑर्बिटल्स। सपोज करो थर्ड शेल है मेरे पास, तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 का क्या हो जाएगा? 9, मतलब थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से होते हैं बेटा थर्ड में? एक तो होगा 3s, एक 3p होगा और एक क्या होगा? 3d। तो s में तो एक ही होता है आपका, p में कितने हो गए? 3 हो गए, 3 और 1 4 हो गया, और d में कितने हो गए? 5, तो ये टोटल कितना हो गया? 9। दैट्स वाई ऑर्बिटल्स जो इंक्रीज करते हैं हमेशा n स्क्वायर से इंक्रीज करेंगे, और ऑर्बिट कैसे इंक्रीज करेगा? n की टर्म्स में, लाइक 1 2 3 4, और ये कैसे इंक्रीज करेंगे? 1 4 9, 9 के बाद कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सो इस तरीके से इंक्रीज करता है। ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्बिट का जो कंसेप्ट है, ऑर्बिट का जो कंसेप्ट है बेटा, ये अगेंस्ट है किसके? अगेंस्ट है किसके? ये अगेंस्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट। कैसे? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये था ना कि पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी कह लो, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, वो भी एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्बिटल की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग क्या है? ये आपका हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ये इसी के अकॉर्डिंग था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस थे, ठीक है। सो एक बार और देखते हैं फटाफट से, आइए देखिए जरा। ऑर्बिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? KLMN से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्बिटल्स को SPDF से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्बिट में जो मोशन रहेगा कैसा रहेगा? 2 डायमेंशनल रहेगा। ऑर्बिटल में 3 डायमेंशनल होगा हमेशा, ठीक है। यहां ये कैसे पोजेस करेंगे? नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। हाँ, S ऑर्बिटल को छोड़ के यहां सभी के अपने डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल P की अगर मैं बात करूं, P का अपना एक डायरेक्शन होगा, D का अपना डायरेक्शन होगा, F का अपना डायरेक्शन होगा। सो ऑल ऑफ दीज पोजेस डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। बात करी जाए ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं? 2n स्क्वायर की हेल्प से। और एक ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। विद अपोजिट स्पिन का मतलब है कि एक अगर आपका मूव कर रहा है क्लॉकवाइज में तो दूसरा कैसे मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा, ठीक है। अगर बात करी जाए नंबर ऑफ शेल्स कैसे बढ़ते हैं बेटा? n के रेस्पेक्ट में, लाइक 1 2 3 4 के रेस्पेक्ट में। और ऑर्बिटल्स कैसे इंक्रीज करते हैं? n स्क्वायर की फॉर्म में। n स्क्वायर कैसे? कि सपोज करिए फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, सेकंड शेल है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गए? 4 ऑर्बिटल। थर्ड शेल है तो कितना ऑर्बिटल्स हो गए? 9 हो गए। फोर्थ शेल है तो कितने हो गए? 16 हो गए। और 5 है तो 25। इस तरीके से लास्ट जो डिफरेंस बताया कि ऑर्बिट का जो कंसेप्ट था वो पूरी तरीके से अपोजिट था किसके? हाइजेनबर्ग के। और लेकिन अगर बात करें ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट की तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल ही, मतलब ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट था। और ये ऑर्बिट का कंसेप्ट इसके अगेंस्ट था, बिल्कुल जिसे कहते हैं, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने ये बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन आप साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब ऑर्बिट में तो हम ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूअसली एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो पोजीशन मोमेंटम यहां मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ मेजर नहीं कर सकते। सो ये अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है और ये वाला नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस थे। और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर कैसे आपको कैसे इस तरीके से हेल्प करेंगे आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, साथ ही साथ बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक जिसे कहते हैं क्वांटम नंबर्स हम देखने वाले हैं। सो ये एक डिफरेंस था जो एग्जाम से पूछा भी जाता है, तो पढ़ें इसको अच्छे से, बाकी आगे देखते हैं। चलिए, थैंक यू।